हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? चलिए कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे कल आधुनिक काल काव्यखंड प्रकरण 4। ठीक है, प्रकरण 4 नई धारा तिथि उत्थान को हम पढ़ रहे थे, जिसमें जो है सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि शुक्ल जी ने जो है सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है बात करते हैं द्वितीय उत्थान। ठीक है, उसके बाद भक्ति काल और रीति काल पे बात करते हैं, फिर ब्रजभाषा काव्य परंपरा और द्विवेदी में परिवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा क्या रही। इन सभी बिंदुओं पर जो है बात करते हुए तब जो है वो छायावाद की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं छायावाद को। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा आदि जो है कवि हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अन्य जो कवि हैं छायावाद के उनको भी हम पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं को। ठीक है ना। तो कल की क्लास में जो है इन सभी बिंदुओं पे हमने बात कर लिया था, पढ़ लिया था। कल की क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में जो हम छायावाद से जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, आज जो है हमारा ये आधुनिक काल पे लास्ट क्लास है। ठीक है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो सीरीज चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो है मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पूरे क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से जाए। ठीक है, चलिए हम यहाँ से जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं संवत 1970 तक किस प्रकार जो है खड़ी बोली के पदों में ढलकर मजने की अवस्था पार हुई, और श्री मैथिली शरण गुप्त और जो है मुकुटधर पांडे आदि कई कवि जो है खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पनामय, चित्रमय और अंतर्भाव व्यंजक रूप देने में प्रवृत्त हुए। ठीक है, शुक्ल जी यहाँ कहते हैं कि संवत 1970, ठीक है, 1970 तक जो है किस प्रकार खड़ी बोली के पदों में जो है ढलकर मजने की अवस्था जो है पार हुई, और फिर श्री मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे आदि जो है ऐसे कई कवि हुए जो खड़ी बोली काव्य को अधिक कल्पनामय, अपने तरफ से जो अधिक कल्पनामय, चित्रमय यानी सजीव वर्णन, ठीक है, और अंतर्भाव व्यंजक जो है रंग रूप इन्होंने दिया। अंतर्भाव व्यंजक का अर्थ हो गया कि आंतरिक भाव, ठीक है, मन में समाहित होने वाला भाव, जो उनके अपना जो अंतर्भाव था। ठीक है, अंतर्भाव व्यंजक जो है रंग रूप देने में जो है प्रवृत्त हुए। ठीक है, प्रवृत्त होने का मतलब हुआ ग्रहण किया हुआ या कार्य आदि में लगा हुआ। ठीक है, आगे देखें। यह कहा जा चुका है कि उनके कुछ रहस्य भावपन, ठीक है, उनके कुछ रहस्य भावपन प्रगीत मुक्त भी दिखाए जा चुके हैं। वे किस प्रकार कार्य क्षेत्र का प्रसार चाहते थे, प्रकृति की साधारण असाधारण वस्तुओं से जो है अपने चिर संबंध का सच्चा मार्मिक अनुभव करते हुए चले, इनका भी निर्देश हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो है छायावाद के बारे में जो है बात करते हैं कि किस प्रकार जो है कवि जो है छायावाद में जो कवि हैं अपनी रचनाओं को जो है किस प्रकार आगे लेकर चलते हैं, उसके बारे में जो ये बात कर रहे हैं शुक्ल जी। ठीक है, आगे कहते हैं कि ये स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकल रही थी। ठीक है, कहते हैं कि यह जो है स्वच्छंद नूतन पद्धति अपना रास्ता निकाल रही थी कि रविंद्रनाथ की, ठीक है, श्री रविंद्रनाथ की रहस्यात्मक कविताओं की धूम हुई, और कई कवि एक साथ, ठीक है, एक साथ जो है रहस्यवाद, प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद को ही एकांत विधेय, ठीक है, एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। रहस्यवाद का अर्थ होता है कि किसी भी अमूर्त वस्तु को जो है मूर्त रूप में दिखाई देना। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो है छोटे बच्चे को हम लोग कहानी सुनाते हैं, कहते हैं कि वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ पे एक शेर आया, भूत आया, ठीक है, ऐसे हम डराते हैं या इस तरह के कल्पनात्मक कहानी सुनाते हैं ना, तो उसको हमें जो सजीव में दिखाना। ठीक है, अब वही हम ले जाके उसको हम चिड़ियाघर में हमने बताया कि हमने भाई वहाँ गए थे तो हम वहाँ पे हमने शेर देखा, चाहे सो जाओ नहीं तो शेर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चिड़ियाघर जाकर उसको हम शेर दिखा दें। ठीक है, तो यही होता है रहस्यवाद, यानी अमूर्त चीज़ों को मूर्त में दिखाना। ठीक है, चित्रभाषा यानी सजीव वर्णन। ठीक है, सजीव वर्णन समझिए इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं शुक्ल जी की रहस्यवाद, प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद, ठीक है, को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। चित्रभाषा या अभिव्यंजन, ठीक है, चित्रभाषा या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया, तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफ़ी समझा गया।
इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर जो है चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि छायावाद का नाम जो है कैसे ग्रहण हुआ, तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि तब उनके प्रदर्शन, ठीक है, चित्रभाषा या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया, तब उनके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफ़ी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर जो है चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ से देखिए, कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि शुक्ल जी ने छायावाद शब्द का जो है कितने अर्थों में माना है, तो सबसे पहले तो दो अर्थों में। अब क्या क्या दो अर्थ है यहाँ पे देखिए। ठीक है, कहते हैं छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, ठीक है, जहाँ एक तो पहला रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। ठीक है, रहस्यवाद का अर्थ पहला है। ठीक है, जिसका संबंध जो है किससे है, तो काव्य वस्तु से होता है। अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर, ठीक है, जहाँ पर कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। ठीक है, यानी अज्ञात, यहाँ पर देखिएगा, अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर, ठीक है, अत्यंत चित्रमय यानी सजीव रूप में जो है सजीव भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। ठीक है, रहस्यवाद के अंतर्भूत रचनाएं पहुँचे हुए पुराने संतों या साधकों की उसी वाणी, ठीक है, उसी वाणी के अनुकरण पर होती है जो यहाँ पे एक मिनट रुकिए, जो तुरीयावस्था, ठीक है, तुरीयावस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो इतना मैंने पढ़ा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग अलग से लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, नोट्स बना ही रहे होंगे आप लोग। ठीक है, आगे कहते हैं कि इस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया या फैंटस्माटा, ठीक है, इस रूपात्मक आभास को जो है यूरोप में जो है छाया, जिसको हम फैंटमाटा कहते हैं। ठीक है, इसी से बंगला में ब्रह्म समाज, ठीक है, इसी से, ठीक है, छाया से, इसी से जो है बंगला में ब्रह्म समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे छायावाद कहलाने लगे। ठीक है, आगे कहते हैं धीरे धीरे यह शब्द धार्मिक क्षेत्र में, वहाँ के साहित्य क्षेत्र में आया और फिर रविंद्र बाबू की धूम मचने पर हिंदी के साहित्य क्षेत्र में भी प्रकट हुआ। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वही पढ़ना है जो आपके पेपर में आए। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आए वो आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे, छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यहाँ पे 1 मिनट लूँगी मैं आप लोगों का। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैम छाट के लाई हैं, मतलब उसमें से तो कुछ छोड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, बहुत मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है, एक एक लाइन पढ़ के जो है मैं हाईलाइट करके जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो ये आप बिल्कुल अब निश्चिंत होकर पढ़िए, ये मत सोचिएगा आप लोग कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, वही चीज़ छोड़ा है जो काम की नहीं है। ठीक है, वो आपकी समझ विकसित करने के लिए है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे से PDF ले लीजिएगा, और नहीं तो आपके पास बुक है तो आप बुक को ज़रूर पढ़िए अगर आपके पास भरपूर टाइम है तो। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे, छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। सन 1875, ठीक है, सन 1875 में फ्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ जो प्रतीकवाद, ठीक है, जो प्रतीकवाद यानी सिम्बलिस्ट कहलाया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सन कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि 1885 में फ्रांस में रहस्यवादी कवियों का एक दल खड़ा हुआ। ठीक है, जो क्या कहलाया, प्रतीकवाद कहलाया। वे अपनी रचनाओं में, वे जो है, जो ये इनका दल था जो प्रतीकवाद कहलाया, वो क्या करते थे, वे जो है अपनी रचनाओं में प्रस्तुतों के स्थान पर, ठीक है, प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकतर अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर चलते थे। यानी जो
प्रतीक प्रस्तुत होते थे उनको छोड़ के जो है अधिकतर जो अप्रस्तुत, ठीक है, रहस्यवाद, ठीक है, अप्रस्तुत प्रतीकों को लेकर चलते थे। इसी से उनकी शैली की ओर लक्ष्य करके प्रतीकवाद शब्द का व्यवहार होने लगा। आगे देखिए, आगे शुक्ल जी कहते हैं कि यहाँ से देखिए, हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ, एक मिनट ऊपर करती हूँ, देखिए यहाँ से, ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ में रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और एक प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ, वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में छायावाद का सामान्यतः जो है अर्थ हुआ प्रस्तुत, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मुझे लगा मैं गलत पढ़ रही थी, है ना। यहाँ से देखेंगे फिर से एक बार, हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ में रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार के रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ, वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में, ठीक है, छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उनकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन, ठीक है, इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ में क्या क्या हुआ वो यहाँ पे वर्णन करते हैं। एक पहला तो रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ, ठीक है, और इसी प्रतीक शैली के अर्थ में, ठीक है, यानी किस प्रतीक शैली के अर्थ में, तो प्रतीकवाद में, ठीक है। आगे कहते हैं कि छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन, ठीक है। उसके बाद जो है कहते हैं कि इसी शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर जो है हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर जो है हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। पंत, प्रसाद और निराला इत्यादि और सब कवि जो है प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पंत जी, ठीक है, पंत और जयशंकर प्रसाद और निराला, ये तीनों कवि जो है शुक्ल जी के अनुसार जो है ये जो है प्रतीक पद्धति और चित्रभाषा शैली की दृष्टि से छायावादी कहलाए। लेकिन रहस्यवाद अगर पूछा जाए तो रहस्यवादी जो है महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती रही, इससे उनके अन्यविति, ठीक है, उनके अन्यविति कम दिखाई पड़ी, ठीक है। छायावाद की रचनाएं जो है गीतों के रूप में, पदों के रूप में जो है यानी होती अधिकतर जो है होती रही, इसमें जो है उनके अन्यविति कम दिखाई पड़ी। जहाँ यह अन्यविति होती है वहीं समूची रचना अन्योक्ति पद्धति पर की जाती है। आगे चलेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये गुंजन रचना है, ठीक है, इससे जो है पंक्ति दी गई है, तो आप लोग इसको पंक्ति को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आंसू से जो पंक्ति दी गई है, जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा, ठीक है। ये जो है आंसू से है, अभी किसी कवि पे नहीं आए हैं शुक्ल जी, किसी कवि को अभी नहीं पढ़ा, वो बता रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ छायावाद के बारे में जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ से, ठीक है। छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि का भी प्रभाव ज्ञात या अज्ञात रूप में जो है पड़ता रहा है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि छायावाद की कविता पर जो है किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, तो ध्यान दीजिए कल्पनावाद, कलावाद और अभिव्यंजनावाद, ठीक है। इन तीन शब्द को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभिव्यंजनावाद आदि का प्रभाव जो है ज्ञात अज्ञात के रूप में पड़ता रहा है। इससे बहुत कहते हैं कि इससे बहुत सा अप्रस्तुत विधान मनमाने आरोप के रूप में भी सामने आता है। आगे चलेंगे, यहाँ से देखिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, कहते हैं कि प्रसाद जी का ध्यान शरीर विकारों पर विशेष जमता था।
जयशंकर प्रसाद को कह रहे हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का ध्यान जो है अधिक शरीर विकारों पर विशेष जमता था, इसी से उन्होंने चाँप चाँप कर दुख दो, ठीक है, इसी से जो उन्होंने चाँप चाँप कर दुख दो से ललाई दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी है, ठीक है। कामायनी में उन्होंने मले हुए, ठीक है, कामायनी में उन्होंने यानी जयशंकर प्रसाद ने मले हुए कान में भी कामिनी के कपोलों पर की लज्जा की लाली दिखाई है, ठीक है। पूछा जा सकता है लज्जा की लाली जयशंकर प्रसाद ने किस रचना में दिखाई है, तो कामायनी में। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है दिया गया है, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए, प्रसाद जी ने लहर में, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने लहर में छायावाद की चित्रमयी शैली को 3 ऐतिहासिक जीवन खंडों के बीच लेकर जो है आजमाया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लहर जो रचना है जयशंकर प्रसाद का, उसमें जो है छायावाद की चित्रमयी शैली, ठीक है, चित्रमयी शैली को 3 ऐतिहासिक जीवन खंडों के बीच लेकर आजमाया है, ले जाकर होना चाहिए, ठीक है, ले जाकर आजमाया है, ठीक है। उनमें कथा वस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर करके उन्होंने बाह्य और आभ्यंतर परिस्थितियों का व्यंजक, मनोहर, मार्मिक या आवेशपूर्ण शब्द विधान किया है, पर कहीं कहीं जहाँ मधुमेह चित्रों की परंपरा दूर चली है, वहाँ समन्वित प्रभाव में बाधा पड़ी है। आगे कहते हैं, कामायनी में उन्होंने नर जीवन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने नर जीवन के विकास से भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रलभ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है, ठीक है। आगे देखिए, इस प्रकार निराला जी ने, जिनकी वाणी पहले से भी बहुमुखी थी, ठीक है, जिनकी वाणी जो है पहले से बहुमुखी थी, तुलसीदास के मानस, ठीक है, तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा ही दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। तुलसीदास, जो रचना किसकी है, कविता किसकी है, निराला की। अब यहाँ से देखेंगे, अब हम तृतीय उत्थान के वर्तमान कवियों और उनकी कृतियों का संक्षेप में जो है कुछ परिचय देना आवश्यक समझते हैं। अब यहाँ से जो है जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनका जो है यहाँ पे वर्णन करेंगे शुक्ल जी, ठीक है। तो सबसे पहले कवि हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। अब हम जयशंकर प्रसाद के बारे में यहाँ से हम पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहते हैं कि ये ब्रज भाषा की कविताएं लिखा करते थे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जो है ब्रज भाषा की कविताएं लिखा करते थे, जिनका संग्रह चित्राधार में हुआ, ठीक है। ब्रज भाषा यानी ब्रज भाषा की जो सभी कविताएं हैं उनका संग्रह जो है चित्राधार है, ठीक है। चित्राधार जो है एक ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। संवत 1970 में, ठीक है, संवत 1970 यानी ईस्वी में तो करेंगे आप 57 माइनस करेंगे तो 1913 ईस्वी, ठीक है, से वे खड़ी बोली की ओर आए। कौन, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। कानन कुसुम, ठीक है, खड़ी बोली में है कानन कुसुम। कानन कुसुम, महाराणा प्रताप, महाराणा का उत्सव, करुणालय और प्रेम पथिक जो है प्रकाशित हुआ, किसमें, तो खड़ी बोली में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व और करुणालय और प्रेम पथिक, ये सभी जो है खड़ी बोली में है, रचनाएं हैं, ठीक है। कहते हैं कानन कुसुम में तो प्रायः उसी ढंग की कविताएं हैं जिस ढंग की द्विवेदी काल में निकला करती थी, ठीक है। कानन कुसुम में जो है उसी प्रकार की कविताएं हैं जिस ढंग की द्विवेदी काल में निकला करती थी। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक, संवत 1970, ठीक है, 1970 अतुकांत रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक, ये दोनों रचनाएं जो है अतुकांत हैं, ठीक है, जिसका मार्ग पंडित श्रीधर पाठक पहले दिखा चुके थे। भारतेंदु काल में ही पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बंगला की अनदेखी कुछ अतुकांत पद आजमाए थे। पीछे श्रीधर पाठक ने संध्या अटन, ठीक है, संध्या अटन नाम की कविता खड़ी बोली में अतुकांत में की थी, ठीक है, पदों में बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत की थी, ठीक है। श्रीधर पाठक के बारे में यहाँ पे बात करें हैं कि इन्होंने जो है संध्या अटन नाम की कविता खड़ी बोली में जो अतुकांत थी वो पदों में बड़ी सफलता के साथ जो है प्रस्तुत किए थे ये, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, कहते हैं कि सामान्य परिचय के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त और बद्रीनाथ भट्ट और मुकुरधर पांडे इत्यादि कवि, ठीक है, इत्यादि कई कवि
अंतर्भावना की प्रलभ चित्रमयी व्यंजना के उपयुक्त स्वच्छंद नूतन, ठीक है, स्वच्छंद नूतन पद्धति निकाल रहे थे। पीछे उस नूतन पद्धति पर प्रसाद जी ने कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी, ठीक है, जो संवत 1975, ठीक है, 1975 कन्वर्ट करेंगे आप 57 तो 1918 निकल गया, यानी छायावाद, ठीक है, छायावाद से, ठीक है, छायावाद से जो है सॉरी 1918 से ही छायावाद की शुरुआत मानी जाती है ना, छायावाद से में जो है झरना के भीतर संग्रहित हुई। झरना की उन 24 कविताओं में, ध्यान दीजिएगा, झरना की उन 24 कविताओं में उस समय की नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं में कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त और बद्रीनाथ भट्ट, मुकुंदधर पांडे इत्यादि कई कवि जो है अंतर्भावना की प्रलभ चित्रमयी व्यंजना की उपयुक्त स्वच्छंद नूतन पद्धति जो है निकाल रहे थे। पीछे से जो है उस नूतन पद्धति पर जयशंकर प्रसाद ने कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी, ठीक है। उसी में जो है यहाँ पे संवत कहते हैं कि संवत 1917 यानी 1918 से में जो है झरना के भीतर, ठीक है, झरना जो इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद की, झरना के भीतर जो है संग्रहित हुई। झरना में जो है 24 कविताएं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, झरना में जो है 24 कविताएं हैं। उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं का कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी, लेकिन उनकी कोई विशिष्टता जो है नहीं है जिस पर जो है किसी का ध्यान जाता। दूसरे संस्करण में, यानी झरना का जो है दूसरा संस्करण भी निकला था, ध्यान दीजिएगा। दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे संवत 1948 में निकला, ठीक है, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। यानी दूसरा संस्करण झरना का कब निकला तो 1948 में, ठीक है, सॉरी 1948 में, हाँ, ठीक है। चलिए 1 मिनट होल्ड करिएगा आप लोग। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे संवत 1900 जो है 84 है ना, 48 बार बार कह रही हूँ, पता नहीं, है ना, 1984 में निकला, ठीक है। पुस्तक का वह स्वरूप ही बदल गया। उसमें कहते हैं कि उसमें आधी से ऊपर, ठीक है, उसमें जो है आधी से ऊपर अर्थात 33 रचनाएं जोड़ी गई, ठीक है। जो दूसरा जो यहाँ पे जो झरना रचना है इसका जो दूसरा संस्करण निकला तो ध्यान दीजिएगा, पहले में जो है पहले संस्करण में 24 कविताएं थी, लेकिन जब दूसरा इसका संस्करण निकला संवत 1984 में तो उसमें जो है 33 रचनाएं जोड़ी गई, ठीक है, 33 रचनाएं जोड़ी गई, जिसमें पूरा रहस्यवाद अभिव्यंजनावाद का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ से, विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, वसंत की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं पीछे जोड़ी रचनाओं में है। यानी जो दूसरा जो संस्करण निकला, जो 33 रचनाएं जो हैं उन्हीं में से जो है कुछ रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं जो झरना में संग्रहित हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है, किरण और वसंत की प्रतीक्षा, ठीक है, ये सभी जो रचनाएं हैं उसमें संग्रहित हैं झरना में, ठीक है। आगे यहाँ से देखेंगे, जो पहले यानी संवत 1975 के संस्करण में नहीं थी, वही जो 1918 के जो संस्करण निकला था झरना का उसमें जो है नहीं था ये सब, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं कि द्वितीय संस्करण में कहीं छायावाद कही जाने वाली विशेषताएं स्फुट रूप में दिखाई पड़ती हैं। इसके पहले श्री सुमित्रा नंदन पंत ने जो है पल्लव जो है इनका जो रचना था उसकी जो है बड़ी धूमधाम से निकल चुका था। इसके पहले जो है सुमित्रानंदन पंत के जो पल्लव है वो बड़ी धूमधाम से निकल चुका था, जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान और चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिणाम में दिखाई पड़ी हैं। किसकी रचना में? तो पल्लव में, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ से, प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य थी, पर उन्होंने इस पद्धति पर अपने ढंग पर बहुत सी मनोरम विकास किया है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, आगे चलेंगे। यहाँ से देखिए, इनकी पहली विशिष्ट रचना आंसू, ध्यान दीजिएगा,
जयशंकर प्रसाद की पहली विशिष्ट रचना कौन सी है? आंसू है। प्रकाशन वर्ष है इसका संवत 1918। ठीक है। आंसू वास्तव में, कहते हैं शुक्ल जी, आंसू वास्तव में तो है श्रृंगारी विप्लव के, ठीक है, जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियाँ रह रहकर झलक मारती हैं, पर जहाँ प्रेमी की मादकता की वेशुद्धि में प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहाँ हृदय की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाने चलती है, वहाँ वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। ठीक है। अब ये आंसू से जो है ये कुछ यहाँ पे पंक्ति दी गई हैं, इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। शुक्ल जी यहाँ से कहते हैं कि आंसू के उपरांत दूसरी रचना इनकी लहर है। ठीक है। पहली रचना आंसू, दूसरी रचना इनकी लहर, जो कई प्रकार की कविताओं का संग्रह है। लहर जो है कई प्रकार की कविताओं का एक संग्रह है। ठीक है। लहर पर एक छोटी सी कविता सबसे पहले दी गई है, इसी के समूचे संग्रह का नाम जो है लहर रखा गया। लहर में कहते हैं कि लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है। ठीक है। जो यहाँ इनकी जो रचना है लहर, इससे जो है क्या अभिप्राय बताया है शुक्ल जी ने? बताया है कि आनंद की लहर से है। इसका अभिप्राय जो है आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती रहती है। उसे ठहराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस करने के लिए कही जा सकती है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। हाँ, यहाँ से देखेंगे लहर में जो है 4-5 रचनाएं ही रहस्यवादी हैं। ठीक है। लहर में जो रचनाएं हैं उसमें 4-5 रचनाएं रहस्यवाद की हैं, पर कवि की तनिद्रा और स्वप्नावली प्रिय भावना जगह जगह पर व्यक्त होती है। रवि की उस सन्नाटे की कामना जिसमें बाहर भीतर की सब हलचल शांत रहती है, केवल अभावों की पूर्ति करने वाले अतृप्त कामनाओं की तृप्ति का विधान करने वाले स्वप्न ही जगह करते हैं। ठीक है। ये कुछ पंक्ति दी गई यहाँ पे। अब पलक जगती हो एक रात, सब सोए हो सब होतल में। ठीक है। ये पंक्ति लहर से है। यहाँ से देखेंगे आगे, कहते हैं शुक्ल जी कि जैसा कि पहले सूचित कर आए हैं कि लहर में प्रसाद जी ने अपनी प्रलभ कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है। ठीक है। जिस करुणा के शांत कछार में बुद्ध भगवान, ठीक है, बुद्ध भगवान ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था, उनकी पुरानी झांकी अशोक की चिंता, ठीक है, अशोक की चिंता शेर सिंह का। ध्यान दीजिएगा शुक्ल जी का कहने का यहाँ क्या मतलब है। कहते हैं कि जैसा कि पहले हम सूचित कर आए हैं कि लहर में प्रसाद जी की अपनी प्रलभ कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा गया है, यानी कुछ ऐतिहासिक खंड भी मिले हैं उनकी रचनाओं में। आगे देखिए, कहते हैं जिस वरुड़ा के शांत कछार में बुद्ध भगवान, ठीक है, बुद्ध भगवान ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, उनकी पुरानी झांकी जो है इनकी अशोक की चिंता, ठीक है, अशोक की चिंता, शेरशाह का शस्त्र समर्पण और पेशोलों की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, ये सब अतीत के भीतर जो है, या सब जो है अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण हैं। इन सभी रचनाओं में जो है आपको जो है आप इन सभी जयशंकर प्रसाद की इन सभी रचनाओं में जो है भगवान बुद्ध के धर्म चक्र के प्रवर्तन का जो है पुरानी झांकी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये रचनाएं आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि ये यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार लहर में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृति ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया, जिसका परिणाम है कामायनी। ठीक है। उन्होंने कहते हैं कि इसमें उन्होंने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के कार्य या आनंद के उस ढंग का न होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। ठीक है। कहते हैं कि प्राचीन जन प्लावन के उपरांत मनु द्वारा मानवीय सृष्टि के पुनः विधान का
आख्यान लेकर इस प्रबंध काव्य की रचना हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी कामायनी के बारे में पूरा यहाँ पे विस्तृत दिया गया है, तो उसको मैंने नहीं लिया है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हम दूसरे कवि जो है पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद के बारे में जो जो महत्वपूर्ण था उसको मैंने बता दिया। ठीक है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब वहाँ पे कुछ नहीं था। हाँ, कामायनी के बारे में जो डिटेल दिया गया है तो उसका PDF में भेज दूंगी, अगर आप लोग कहेंगे तो वो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। कहते हैं शुक्ल जी इनके बारे में कि पंत जी की रचनाओं का आरंभ जो है 1975 से समझना चाहिए, यानी 1975 यानी संवत में। ठीक है, और ईस्वी में जाएंगे तो 1918। ठीक, छायावाद से ही। ठीक है, छायावाद से ही समझना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का आरंभ जो है किस युग से मानते हैं, तो छायावाद से मानते हैं। ठीक है, अब आप लोग जो है छायावाद मतलब कन्फ्यूजन नहीं आप लोग के मन में रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे कहते हैं कि इनकी प्रारंभिक कविताएं वीणा, ठीक है, वीणा में जिसमें जो है हतंत्री के तार भी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनकी जो प्रारंभिक कविताएं हैं जो वीणा, ठीक है, इसमें जो है वीणा में हतंत्री के तार भी संग्रहित है। ठीक है, उन्हें देखने पर गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता है। गीतांजलि किसकी रचना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है गीतांजलि, उसका जो है प्रभाव किस में दिखाई देता है, तो हतंत्री के तार में। ठीक है, पर साथ ही आगे चलकर कहते हैं कि आगे चलकर प्रवर्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर मात्रा में जो है इसका जो है प्रचार प्रसार होता है। ठीक है, यही है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए, कहते हैं कि वीणा के उपरांत ग्रंथि है। ठीक है, वीणा के उपरांत ग्रंथि है असफल प्रेम की। ठीक है, यानी ग्रंथि जो है असफल प्रेम की। इसमें एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंदभूति में प्रवेश फिर जो है चिर विषाद के गर्त में पतन दिखाया गया है। किसमें, तो ग्रंथि रचना में। ठीक है, ये भी पंत जी की रचना है। आगे आइए, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, कहते हैं कि पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना कौन सी है, तो पल्लव है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना कौन सा है, तो पल्लव है। ठीक है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत चढ़ा बढ़ाकर प्रदर्शन किया गया है। किसमें, तो पल्लव में। और जो है इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र और प्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषताएं प्रचुर परिमाण में जो है भरी पाई गई हैं। ठीक है, अब पल्लव जो रचना इसकी सारी विशेषता है, ये लाक्षणिक वैचित्र, अप्रस्तुत विधान, ठीक है, चित्रमयी भाषा, इन सब का जो है प्रयोग पल्लव में हुआ है। ठीक है, आगे कहते हैं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। पूछा जा सकता है कि पंत की किस रचना में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव या भाषा या लाक्षणिक प्रयोग मिलते हैं, तो वीणा और पल्लव दोनों में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता की शुद्ध स्वाभाविक मार्ग टू रोमांटिसिज्म पर ही चलते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शुक्ल जी कहते हैं कि पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन, बादल आदि रचनाएं देखने को नहीं मिलता आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि यदि छायावाद, ठीक है, छायावाद के नाम से एक वाद अगर नहीं निकला होता तो पंत जी जो है स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग यानी टू रोमांटिसिज्म पर ही चलते। ठीक है, उन्हें प्रकृति की ओर सीधे आकर्षित होने वाला, उसके खुले और चिरंतन रूपों के बीच खुलने वाला हृदय प्राप्त था। ठीक है, यही कारण है कि छायावाद शब्द मुख्यतः शैली के अर्थ में, चित्र भाषा के अर्थ में ही उनकी रचनाओं पर घटित होती है। किनकी रचनाओं पे, तो पंत जी की रचनाओं पे। ठीक है, अब चलिए यहाँ से देखते हैं पल्लव जो है इनकी रचना, उसमें जो है रहस्यात्मक रचनाएं हैं, स्वप्न और मौन निमंत्रण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
पल्लव में जो 2 रचनाएं जो हैं समाहित हैं, स्वप्न और मौन निमंत्रण, दोनों रहस्यात्मक रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कलावाद। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव है। यानी सुमित्रा नंदन पंत पे जो है कलावाद के प्रभाव से जो है, कहते हैं शुक्ल जी कि कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, ठीक है, उसका पंत जी पर जो है पूरा प्रभाव रहा है। ठीक, आगे देखिए, आगे कहते हैं कि पल्लव के अंत में, पल्लव जो रचना है उसके अंत में पंत जी जगत के विषम परिवर्तन के नाना दृश्य सामने लाए हैं, जिसकी प्रेरणा शायद उनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम स्थिति ने की है। ठीक है, जगत की परिवर्तनशीलता मनुष्य जाति को चिरकाल से शुद्ध करती आ रही है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे कथन जो दिया गया है शुक्ल जी का, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ से देखेंगे, आगे कहते हैं कि जहाँ कठोर और भयंकर, भव्य और विशाल तथा अधिक अर्थ समन्वित भावनाएं हैं, वहाँ कवि ने रोला छंद का सहारा लिया है। काव्य में चित्रमयी भाषा सर्वत्र अनिवार्य नहीं। तो ये पंक्ति जो है महत्वपूर्ण है शुक्ल जी का, किसके लिए, तो सुमित्रानंदन पंत के लिए कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि पंत जी की स्वाभाविक रहस्य भावना को प्रसाद और महादेवी वर्मा की सांप्रदायिक रहस्य भावना से भिन्न समझना चाहिए। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि सुमित्रानंदन पंत की जो स्वाभाविक रहस्य भावना को जो है प्रसाद और महादेवी वर्मा की सांप्रदायिक रहस्य भावना से भिन्न समझना चाहिए। आगे कहते हैं कि परमार्थिक ज्ञानोदय को अवश्य उन्होंने कुछ भी आज न लूंगी मोल, ठीक है, नामक गीत की प्रकृति की सारी विभूतियों से श्रेष्ठ कहा है। ठीक है, आगे कहते हैं रहस्यात्मकता की अपेक्षा कवि में दार्शनिकता अधिक पाई जाती है। विहग के प्रति, ध्यान दीजिएगा, विहग के प्रति नाम की कविता में कवि ने अव्यक्त प्रकृति के बीच चैतन्य की सान्निध्य से शब्द ब्रह्मा के संचार या स्पंदन से जो है सृष्टि की अनेक रूपात्मक विकास का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। विहग के प्रति कविता है किसकी, सुमित्रानंदन पंत की, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है ये। ठीक है, उसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, गुंजन में भी पंत जी की प्रतिभा बहुत ही व्यंजक और रमणीय रही हैं। तो पंक्ति दी गई है, खुल खुल नव नव इच्छाएं फैलती जीवन के दल, गा गा प्राणों का मधुकर जीता मधुसर परिपूर्ण, है ना। तो ये सभी पंक्ति आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखेंगे, कहते हैं शुक्ल जी कि गुंजन में हम कवि का जीवन क्षेत्र के भीतर प्रवेश ही नहीं, ठीक है, गुंजन में हम कवि का जीवन क्षेत्र के भीतर प्रवेश ही नहीं, उसकी काव्य शैली को भी अधिक संयत और व्यवस्थित पाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि प्रतिक्रिया की झोंक में अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र आदि के अतिशय प्रदर्शन जो भी प्रवृत्ति हम पल्लव में पाते हैं वह गुंजन में नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं कि गुंजन के पीछे तो पंत जी वर्तमान जीवन के कई पक्षों को लेकर चलते दिखाई पड़ते हैं। उनके युगांत उनकी रचना है। ठीक है, उनके युगांत में हम देश दशा के वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह जगह पर पाते हैं। ये सभी जो है एक एक विशेषता बताते जा रहे हैं शुक्ल जी गुंजन के बारे में, और युगांत जो उनकी रचना है पंत जी की उसके बारे में। ठीक है, आगे कहते हैं कि कहीं परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा तो कहीं श्रमजीवी की दशा की झलक है। किसमें, तो गुंजन कह रहे, हाँ, युगांत रचना में। ठीक है, आगे कहते हैं कहीं तर्क वितर्क छोड़कर श्रद्धा विश्वास पूर्वक जीवन पथ पर साहस के साथ बढ़ते चलने की ललकार है, तो कहीं बापू के प्रति, ध्यान दीजिएगा, कहीं बापू के प्रति श्रद्धांजलि है। युगांत में कभी सपनों से जग कर यह कहता हुआ सुनाई पड़ता है, जो सोए सपनों में तम वे जागेंगे, या सत्य बात, जो देख चुके जीवन निश्चित वे देखेंगे जीवन प्रभात। महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, युगांत से लिया गया है। ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे, कहते हैं शुक्ल जी ताजमहल, ठीक है, ताजमहल के कला सौंदर्य को देख अनेक कवि मुग्ध हुए हैं, पर करोड़ों की संख्या में
भूखों मरती जनता के बीच ऐश्वर्य विभूति के उस विशाल आडंबर के खड़े होने की मानवता से शुद्ध होकर युगांत के बदलते हुए पंडित जी कहते हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर पार्थिविक पूजन, जब विष्णु निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। तो ये भी पंक्ति आप ध्यान रखिएगा, युगांत से ली गई है, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण पंक्ति हैं युगांत से ली गई हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं युगबाड़ी में हम देखेंगे, अब युगबाड़ी पे आते हैं, ठीक है। युगबाड़ी में हम देखते हैं कि हमारे जीवन पथ के चारों ओर लड़ने वाली प्रकृति की साधारण छोटी से छोटी वस्तुओं को भी कवि ने कुछ अपनेपन के साथ देखा है। समस्त पृथ्वी, कहते हैं समस्त पृथ्वी पर निर्भय के आचरण करती जीवन की अक्षय चिन्हगी, ठीक है, अक्षय चिन्हगी लिखा हुआ है यहाँ पे, चिन्हगी चीटी का अत्यंत कल्पनापूर्ण वर्णन हमें मिलता है। आगे कहते हैं कि कवि के हृदय प्रसार की सबसे सुंदर प्रमाण हमें दो मित्र जिनकी रचना है उसमें जो है मिलता है, जहां हमने एक टीले के पास खड़े चिलबिल के दो पेड़ों को बड़ी मार्मिकता के साथ दो मित्रों के रूप में देखा है। आगे देखेंगे यहाँ से, ठीक है। पंत जी को छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदतावाद की ओर बढ़ते देख हमें अवश्य संतोष होता है। चलो पंत जी को ये पसंद करते हैं, कहते हैं कि क्योंकि जो है छायावाद को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे शुक्ल जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पंत जी को छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदतावाद, ठीक है, की ओर बढ़ते हुए देखकर जो है मुझे संतोष मिलता है। आगे देखिए, अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में देखिए, कहते हैं कि ये पहले कहा जा चुका है कि छायावाद ने पहले बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का अनुसरण किया। छायावाद ने जो है पहले बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का जो है उन्होंने अनुकरण किया या अनुसरण किया। प्रगीत पद्धति, ठीक है, प्रगीत पद्धति के नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्वों का अधिक समावेश जो है देखा जाता है। आगे इसको छोड़िए, यहाँ से देखेंगे, कहते हैं कि निराला जी पर बंग भाषा का काव्य शैली का प्रभाव समास के गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि से जो है स्पष्ट झलकती है। ध्यान दीजिएगा, निराला पर जो है बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है, ठीक है। आगे कहते हैं लाक्षणिक वैचण्य लाने की प्रवृत्ति जो है इनमें उतनी नहीं पाई जाती, प्रसाद और पंत में पाई जाती है, ठीक है। इनमें उतनी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में जो है लाक्षणिक वैलक्ष्य लाने की प्रवृत्ति जो है उतनी इनमें नहीं पाई जाती जितनी की प्रसाद और पंत में। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि सबसे अधिक विशेषता आपके पदों के चरणों की स्वच्छंद विषमता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कहते हैं कि इनकी जो है सबसे अधिक विशेषता क्या है, तो उनके पदों के चरणों, ठीक है, पदों के चरणों की स्वच्छंद विषमता। कोई चरण बहुत लंबा तो कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देखकर ही बहुत से लोग रबर या केचुआ छंद, इनकी कविताओं को जो है बहुत सारे लोग ने रबर या केचुआ छंद आदि कहने लगे। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा भी जाता है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया है कि किसके कविताओं को जो है कि रबर या केचुआ छंद कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को, है ना। आगे कहते हैं बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। प्रलभ प्रेम नाम की कवि में अपनी प्रेयसी कल्पना व कविता का आह्वान करते हुए इन्होंने कहा है, आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्ध किवच इस हृदय कमल में आतु। तो ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखिए, कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, ठीक है। निराला जी में कैसी प्रतिभा है, तो वस्तु स्पर्शनी, ठीक है। अज्ञात प्रिय, ठीक है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। तो खास करके ये लाइन ध्यान रखिएगा, बहुस्पर्शनी प्रतिभा इनमें जो है दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। आगे कहते हैं कि इसी प्रकार दिल्ली, इनकी एक कविता है दिल्ली नाम की कविता में दिल्ली की भूमिका पर दृष्टि डालते हुए
क्या यह वही देश है, कहकर कवि अतीत की कुछ इतिहास प्रसिद्ध बातों और व्यक्तियों को बड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है। ठीक है, तो दिल्ली भी कविता है, ध्यान दीजिएगा, आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा ये सारी कविताएं। ठीक है ना, तो आप लोग अलग से लिख लीजिएगा ये। ठीक है, निशब्द मीनार, मौन है मकबरे, ये सब दिल्ली कविता में पंक्ति है, ये सारी पंक्ति। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, कहते हैं कि जिस प्रकार निराला को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार निराला जी को जो है छंदों में बंध कर, ठीक है, छंदों के बंधन जो है इनको अरुचिकर है, यानी छंदों में बंध कर ये नहीं लिखना चाहते थे। ठीक है, उसी प्रकार जो है सामाजिक बंधन भी, ठीक है, इसी में सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रशस्ति लिखकर उन्होंने एक वीर के रूप में सामने रखा। ठीक है, एक वीर के रूप में सामने रखा, जिसमें प्रेम के निमित्त साहसपूर्वक पद मर्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेंका है। ठीक है, इनको सामाजिक बंधन भी नहीं पसंद था और इनको छंद में बंध कर जो है अपनी कविताएं ये नहीं लिखते थे, अनाई सामाजिक बंधन में बंध कर लिखते थे। ठीक है, आगे देखिए, रहस्यवाद के संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं जो है आध्यात्मिक का वह रूप रंग लेकर चली जिसका विकास बंगला में हुआ। रचना के आरंभिक काल में इन्होंने स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ ठाकुर की कुछ कविताओं का अनुवाद भी इन्होंने किए। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों का जो है झलक जगह जगह पर मिलती है। इन विशेषताओं को छोड़ दें तो इनकी रहस्यात्मक कविताएं उसी प्रकार माधुर्य भावना को लेकर चली है जिस प्रकार छायावादी कवियों की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेखा, ठीक है, इनकी और कविता है रेखा नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो वर्णन किया है वह सर्वत्र एक ही चेतन सत्ता की अनुभूति के रूप में सामने आता है। पंक्ति है, यौवन के तीर पर प्रथम था आया अब स्रोत सौंदर्य का। ये जो है रेखा जो इनकी कविता है उसमें से यह पंक्ति ली गई है। अब यहाँ से देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास निराला जी की एक बड़ी रचना है। ठीक है, तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत बड़ी रचना है जो अधिकांश अंतर्मुख प्रबंध के रूप में है। इस ग्रंथ में कवि ने जिस परिस्थिति में गोस्वामी जी उत्पन्न हुए हैं उनका बहुत ही चटकीला और रंगीन वर्णन, उनके चित्रकूट की प्राकृतिक छटा के बीच किस प्रकार उन्हें आनंदमयी सत्ता का बोध हुआ और नवजीवन प्रदान करने वाली गान की दिव्य प्रेरणा हुई, उसका अंतर्वृत्ति के आंदोलन रूप में वर्णन किया गया है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुलसीदास रचना के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब कहते हैं कि भविष्य का कुछ स्वप्न। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, सिर्फ निराला जी की जो रचना है भविष्य का सुख स्वप्न आधुनिक यूरोपीय साहित्य की एक रूढ़ी है। ठीक है, जगत के जीर्ण और प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमयी व्यवस्था निकट होने का आभास का वर्णन निराला जी का उद्बोधन नाम की कविता से मिलता है। इनकी एक कविता है उद्बोधन, ध्यान दीजिएगा। उद्बोधन जो कविता है उसमें जो है प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमयी व्यवस्था के निकट होने का आभास का वर्णन निराला जी ने दिखाया है। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर, ये पंक्ति आप सभी को पता है, बहुत प्रचलित है पंक्ति। ठीक है, यहाँ से देखेंगे इस प्रकार की रचनाओं में भाषा बोलचाल की भाषा पाई जाती है, पर निराला की भाषा अधिकतर संस्कृत और तत्सम पदावली में जड़ी हुई होती है। निराला की भाषा कैसी है भाई, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, संस्कृत और तत्सम पदावली। ठीक है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्रायः रहती है, जिसके अर्थ या भाव व्यक्त करने में कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं महादेवी वर्मा के बारे में देखिए। कहते हैं शुक्ल जी की छायावादी कही जाने वाली कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवादी के भीतर आती हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है इन सभी कवियों का नाम देकर कि इनमें से रहस्यवादी कवियत्री कौन है, तो ध्यान दीजिएगा महादेवी वर्मा मानी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में जो है महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। ठीक है, उस अज्ञात अप्रियतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर छलक मारती हैं।
झलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, ठीक है, अपनी वेदना से ही इन्होंने स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। आगे कहते हैं कि उसके आगे मिलन सुख को भी वे बहुत नहीं गिनती। वे कहती हैं कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। तो ये पंक्ति कई बार पूछी गई है ना। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी जो लोकोक्तर है, ठीक है, और जहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूति का रमणीय कल्पना है यह नहीं कहा जा सकता। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि इनकी रचनाएं समय समय पर संग्रहों में निकली हैं। इनकी रचनाएं जो है समय समय पर संग्रहों में निकली हैं, ध्यान दीजिएगा। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ठीक है, ये सभी का संग्रह है ये, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अब इन सब का एक में बड़ा संग्रह जो है यामा है। सबसे बड़ा संग्रह जो है काव्य संग्रह इनका जो है यामा है। यामा में बहुत सारी कविताएं संग्रहित हैं, है ना। कितनी कविताएं संग्रहित है यामा में, कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यामा के नाम से बड़े आकर्षक रूप में निकला। गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी वर्मा को हुई वैसी किसी को नहीं हुई। न तो भाषा को ऐसा संदिग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भावभंगी, ठीक है, जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। किसके बारे में बात हो रही है? महादेवी वर्मा के बारे में बात कर रहे हैं शुक्ल जी। आगे कहते हैं इनके बारे में कि ऊपर छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख हो चुका है, लेकिन इनके साथ ही इस वर्ग के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं, ठीक है। अब जो है हमने सबको पढ़ लिया, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंद पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, अब यहाँ महादेवी वर्मा को भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से कहते हैं कि ऊपर छायावाद के प्रमुख कवियों को जो है उल्लेख हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके साथ ही इस वर्ग के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं तो देखिए, सर्वश्री मोहनलाल महतो वियोगी, ठीक है। उसके बाद भगवती चरण वर्मा, फिर नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल, ठीक है। अब देखिए इनकी रचनाएं जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से दी गई हैं, महत्वपूर्ण है सभी, ठीक है। श्री वियोगी हरि की कविताएं जो है निर्माल्य, एक तारा और कल्पना में संग्रहित है, ठीक है। इनकी जो कविता है निर्माल्य, एक तारा और कल्पना में जो है ये संग्रहित है, ठीक है। श्री भगवती चरण वर्मा की कविताओं के 3 संग्रह हैं। कौन कौन है? मधुकड़, प्रेम संगीत और मानव, ठीक है। ये तो हो गए भगवती चरण वर्मा की कविताएं। अब राम कुमार वर्मा ने पहले वीर हमीर और चित्तौड़गढ़ की चिंता की रचना की थी, जो छायावाद के भीतर नहीं आती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि राम कुमार वर्मा की जो रचना है चित्तौड़ की चिंता, वीर हमीर, ये जो दोनों रचनाएं हैं ये छायावाद के अंतर्गत नहीं आती हैं, ठीक है, छायावाद के भीतर नहीं आती हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं कि उनकी इस प्रकार की कविताएं अंजलि, रूपराशि, ठीक है, अंजलि, रूपराशि और चित्ररेखा और चंद्र किरण नाम के संग्रहों के रूप में प्रकाशित हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए, श्री RC प्रसाद की रचनाओं का संग्रह जो है कलापी है, ठीक है। उसके बाद नरेंद्र के गीत उनके जो है श्री नरेंद्र के गीत उनके कर्णफूल, शूलफूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत, ये सभी कविताएं जो हैं नरेंद्र के हैं, ठीक है। नरेंद्र के कौन कौन से हैं? कर्णफूल, शूलफूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत, ठीक है। सभी रचनाएं जो है श्री नरेंद्र के हैं, ठीक है, श्री नरेंद्र शर्मा के, ठीक है, नामक संग्रह में संकलित हुए हैं। और श्री अंचल की कविताएं जो है मधुलिका और अपराजिता में संग्रहित है, ठीक है। अब यहाँ पे है जो स्वच्छंद धारा की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है इन कवियों को माने हैं। देखिए, छायावादी कवियों के अतिरिक्त वर्तमान काल में ही भी कवि थे जिनमें कुछ ने यत्र तत्र की रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए, और जो है उनकी अधिक रचनाएं छायावाद के अंतर्गत नहीं आती हैं, यानी इनकी जो रचनाएं हैं छायावाद के अंतर्गत नहीं आती हैं। उन सब की अपनी अलग अलग विशेषता थी, अपने मन से वो कविता लिखते थे, अलग अलग उनकी कविताओं की जो विशेषता थी। इस कारण जो है शुक्ल जी कहते हैं कि एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता। सुबेते के लिए ऐसी कवियों की समिष्ट रूप से स्वच्छंद धारा प्रवाहित होती है। इन कवियों में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जो इनको भारतीय आत्मा कहा जाता है, सियाराम शरण गुप्त हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं और श्रीमती सुभद्रा चौहान हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जो है बात
करते हैं। और कौन कौन है? ये छायावत के अन्य कवि हैं और जो है हरिवंश राय बच्चन, श्री रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरु भगत सिंह और उदय शंकर भट्ट, ये सभी जो है कवि आते हैं और इनके जो है यहाँ पे सब दिया गया है इनकी रचनाएं। ठीक है, यहाँ तक इनकी सभी रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो रोक के यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और लिख लीजिएगा, पढ़ेंगे भी आप लोग, लिखेंगे भी। ठीक है, चलिए यहीं पे हम क्लास जो है मैं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है।